खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आईजी संजय मुंजाल और कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना भी की और इसके साथ ही महाकुंभ की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है और आज से यह एसओपी लागू है। तो हरिद्वार की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां एसओपी जो है वो जारी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज पूजा अर्चना की गई है। आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आईजी संजय मुंजाल और कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही महाकुंभ की शुरुआत भी हो गई है। आज से महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी किया गया। आपको बता दें, इससे पहले कहा गया था कि 1 अप्रैल यानी कि आज के ही दिन एसओपी जारी किया जाना था, जिसके तहत एसओपी जारी कर दिया गया है, जो आज से लागू भी है, जिसके तहत अब जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो महाकुंभ में आ सकेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर आज आईजी संजय मुंजाल और कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत पहुंचे हैं। कुंभ मेले में पहुंचकर उन्होंने गंगा की पूजा अर्चना की है, मां गंगा की पूजा अर्चना की है और इसके तहत ही आज जो है वो महाकुंभ की शुरुआत भी हो गई है। सीधे तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के हरिद्वार की दिखा रहे हैं। महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी कर दी गई है, जो आज से लागू भी है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां बहुत ही दिनों से चल रही थी और ये तैयारी जो है वो लगभग पूरी हुई है, क्योंकि आज से ही महाकुंभ की शुरुआत हुई। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। खुद हरिद्वार की हर की पौड़ी पर आईजी संजय मुंजाल और कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर इन दोनों ने ही मां गंगा की पूजा अर्चना की। महाकुंभ की शुरुआत हुई और अब महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो एसओपी की बात कही जा रही थी, उसे भी जारी किया गया और आज से यह एसओपी लागू है। आपको बता दें, इस एसओपी में कोविड-19 गाइडलाइन को पालन करने की बात कही गई है। आज से महाकुंभ की शुरुआत एसओपी भी जारी किया गया, जिसके तहत ही आज दीपक रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा की पूजा अर्चना भी की है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। तो ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। 1 अप्रैल यानी कि आज से हरिद्वार में महाकुंभ की गंगा पूजन के साथ आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई। कुंभ के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त गंगा स्नान के लिए पहुंचे। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले तक ही आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी, जिसके तहत ही महाकुंभ के पहले दिन पुलिस ने सभी पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। गुरुवार को यानी कि आज के दिन कुंभ के पहले दिन मेलाधिकारी दीपक रावत और आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने मां गंगा की पूजा की है। वहीं कुंभ के पहले दिन ही स्नान के लिए पहुंचे ज्यादातर लोग बिना मास्क के भी नजर आए हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो महाकुंभ में शामिल कई अखाड़ों के साधु संत भी काफी इस व्यवस्था से काफी नाराज भी दिख रहे हैं। साधु संत पहले से ही प्रशासन पर कुंभ की तैयारियों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन के आगे साधु संतों की समस्या से ज्यादा बड़ी चुनौती कोरोना के खतरे को टालना है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो महाकुंभ की आज से शुरुआत, हालांकि पूरी तैयारी जो है वो प्रशासन की जोरों शोरों से है। पहला दिन था आज महाकुंभ का, लेकिन इन सबके बीच पहले दिन ही कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है।
ज्यादातर जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो प्रशासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का बढ़ता प्रकोप है, दूसरी ओर महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस महाकुंभ में कोरोना गाइडलाइन को जो शुरू से ही कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, लेकिन कुछ ऐसा आज देखने को खास नहीं मिला, क्योंकि ना ही लोगों ने वहां पे मास्क लगाया हुआ है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ही लोग पालन कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। महाकुंभ का आज पहला दिन, 30 अप्रैल तक ये महाकुंभ चलना है, लेकिन इस बार का महाकुंभ बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है प्रशासन के लिए, क्योंकि 30 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में कोरोना को रोक पाना प्रशासन के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कहीं से कहीं तक करते हुए नजर नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ का शंखनाद है। तो आपको बता दें कि कुंभ के पहले दिन स्नान के लिए ज्यादातर यहां लोग बिना मास्क के नजर आए और इन सब के बीच महाकुंभ में शामिल कई अखाड़ों के साधु संत भी व्यवस्था से काफी नजर आए हैं। साधु संत पहले से ही प्रशासन पर कुंभ की तैयारियों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन के आगे साधु संतों की समस्याओं से ज्यादा बड़ी चुनौती कोरोना के खतरे को टालना है। हालांकि पहले दिन से ही साधु संत इस बार की व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के जो सवाल है वो प्रशासन पर खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है प्रशासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार साधु संतों की समस्याओं से ज्यादा बड़ी जो समस्या है वो कोरोना को टालना है, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है लगातार पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में महाकुंभ का आयोजन किया गया और महाकुंभ में कोरोना को कैसे टाला जाए या कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कैसे कम किया जाए, इस बार प्रशासन के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो अखाड़ों के जो साधु संत है वो पहुंचे हैं और इस बार की व्यवस्था से काफी नाराज भी दिख रहे हैं साधु संत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं स्टेट हेड मनीष। क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जो संतों की समस्या है उससे वो काफी नाराज भी है, लेकिन दूसरी ओर कोरोना को रोक पाना कितने हद तक, क्या लगता है इस बार महाकुंभ में क्या देखने को मिलेगा? क्या जो कोरोना का खतरा है वो चलेगा? कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से शासन के द्वारा जो महाकुंभ का है वो आगाज कर दिया गया है, जो कि करीबन 27-28 तारीख तक ये चलेगा। अब इसमें देखा है कि इसमें मुख्यतः 3 जो शाही स्नान इसके अंदर होंगे, जिसमें जो अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर होते हैं, महंत होते हैं, वो पेशवा आप शोभा यात्रा के द्वारा जाएंगे और शाही स्नान करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये है सुरभि की कोरोना जिस तरीके से दस्तक दे रहा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन जहाँ एक तरफ जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं उनको भी देखना है और जो कोरोना है उनको भी देखना कि कोरोना किस तरीके से यहाँ ना फैले, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन है और अगर देखा जाए तो हजारों लाखों की तादाद पे जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार आने की उम्मीद है। और जो ये जो अप्रैल के अंदर जो स्नान होने वाला है इसमें बहुत ज्यादा एक परीक्षा हो जाएगी प्रशासन की, क्योंकि इसमें उम्मीद बहुत है सुरभि की, बहुत ज्यादा लोग यहाँ आने की उम्मीद है। जबकि केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा SOP भी जारी करी गई है कि जिसमें 72 घंटे की जो नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो श्रद्धालुओं को लेके आनी पड़ेगी और एक उत्तराखंड की जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना पड़ेगा, जिसके कारण ही वो हरिद्वार के अंदर जो बॉर्डर है वहां पर आ सके। इसमें प्रशासन में अगर हम बात करें कि किस तरीके से है, तो बॉर्डर पे भी और कई जगह पे भी प्रशासन ने सुविधा बढ़ाई है और सबसे बड़ी सुविधा है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करी जा सके। अगर हम टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो करीबन ये स्थिति साफ निकल के आएगी कोरोना की स्थिति हरिद्वार धर्मनगरी हरिद्वार में किस तरीके की है और प्रशासन उससे आगे किस तरीके से लड़े। जी मनीष, लेकिन जो प्रशासन है वो महाकुंभ में अच्छी व्यवस्था की बात कर रहा है, लेकिन साधु संत जो मौजूदा व्यवस्था है वो उससे काफी नाराज है। तो ऐसे में क्या लगता है इस बार के महाकुंभ में, क्योंकि एक तरफ प्रशासन अच्छी व्यवस्था की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ जो नजारा हम देखते हैं वो तो कुछ और ही बयां करता है। बिल्कुल सुरभि, अगर हम पूरे घटनाक्रम पे हम निगाह मारें तो अगर हम देखा जाए उत्तराखंड की सरकार ने है वो स्नान पे जोर दे रहा था कि जो स्नान है जो साधु संतों की जो स्नान है शाही स्नान है वो करवाया जाए, जबकि
अगर देखा जाए तो मेले से जोड़ नहीं दे रहा था, और जबकि मेले से ही माहौल बनता है। महाकुंभ का जो आयोजन है, जो मेले हैं, जो सत्संग है, जो पंडाल लगते हैं, उससे ही एक माहौल बनता है। जबकि अगर देखा जाए तो प्रशासन ने इस पर जोर नहीं दिया था। उसके बाद आपको यह उत्तराखंड की सरकार, अब देखें मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आए। तो तीरथ सिंह जब रावत जी आए तो उन्होंने ये ऐलान करा कि सारे श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आए और बेरोक टोक आए, कोविड के नियमों का पालन करें। उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो जहाँ बैरागी संतों ने इससे पहले कई मोर्चे खोले हुए थे कि यहाँ पर जमीन अपटन नहीं करी गई है, तो आनंद फानन में सुरभि उनको जमीन अपटन करवाई गई। अगर देखा जाए तो आनंद फानन में जो बैरागी कैंप है, अगर हम बात करें तो बैरागी के नाम से, बैरागी संतों के नाम से ही ये कैंप जाना जाता है, तो वहां पर जमीन अपटन करी गई। और देखा जाए तो 5-6 दिन के अंदर जमीन बटी भी है, और जो साधु संत है उन्होंने वहां पर अपने टेंट भी लगाने शुरू करे हैं। पर आज भी नाराजगी इस तरीके की है कि साधु संत जो कह रहे हैं, बैरागी साधु संत कह रहे हैं कि हमें मूलभूत सुविधा दी जाए। मूलभूत मतलब जैसे कि अगर देखा जाए टॉयलेट रख दिए, डब्बे रख दिए प्लास्टिक के टॉयलेट, पर उनके कनेक्शन नहीं है, उनके अंदर पानी के कनेक्शन नहीं है। अगर देखा जाए कि जिस तरीके से बैरागी कैंप है वहां पर बहुत धूल होती है, तो पानी छिड़काव हो रहा है, पर वो उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा जिससे कि व्यवस्था बन सके। दूसरी बात अगर हम देखें, इस पूरे घटनाक्रम पे देखें तो सफाई जो व्यवस्था है, तो अगर हम इससे पहले की जो कुंभ है यूपी के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर ये कहा जाता है कि वहां पर बहुत अच्छी इस तरह की व्यवस्था थी, तो हरिद्वार में कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था है वो भी चरमराई है। अगर देखा जाए हमने सुरभि कि हमने चैनल के माध्यम से भी ये दिखाया था, उसके बाद इस पे कार्रवाई हुई थी। हर की पौड़ी जहां पर महाकुंभ कहते हैं कि मान्यता है, जहां पर अमृत की बूंद डली थी, उसके जस्ट पीछे की तरफ भी कूड़ादान बना हुआ था। हमने खबर भी चलाई इस पे, और जो कूड़ा था वहां पर बिल्कुल बनाया गया, वो रातों रात उठा भी है, खबर का असर भी हुआ है, लोकमत ने दिखाई इसको प्रमुखता से। पर जिस तरीके से अगर सफाई की बात करें तो एक सोचने लायक बात है, और सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रशासन से कहीं ना कहीं छूट गई है। सुरभि जी बिल्कुल मनीष, इस बार का जो महाकुंभ है वो प्रशासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। साफ तौर पर साधु संत काफी इन समस्याओं को लेकर नाराज भी चल रहे हैं, व्यवस्था को लेकर काफी नाराज है, तो दूसरी तरफ प्रशासन के लिए इस बार कोरोना को खतरे को टालना भी एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण है। बहरहाल हमसे बात करने के लिए मनीष बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लाइव स्टेट हेड मनीष। अगली खबर उत्तराखंड के मंगलौर से है, जहां सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में महाकुंभ मेला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में आ रहे हैं। वहीं 1 अप्रैल यानी कि आज से दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ लानी होगी। केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए पहले दिन ही कुछ हिदायतें भी जारी की थी, जिसके तहत ही श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। हमारे जो नॉर्मल ISBT के जो बस स्टैंड है वहां पर की जा रही है, लेकिन अब ये 4 या 5 तारीख से जहाँ से हमें अनुमान है कि अभी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उसमें तमाम चेकिंग जो हम यही बॉर्डर में करेंगे। और जो वैसे भी हमारे भारी वाहन या बड़े वाहन है वो अब जो कुंभ मेला क्षेत्र है या जो ट्रैफिक के भीड़ भाड़ वाले एरियाज है वहाँ जाने से वर्जित रहेंगे। और उसके लिए हमने जो अस्थायी हमारे पार्किंग स्पेसेस है वो क्रिएट किए हुए हैं, तो वहाँ पे हमने सुविधा सारी बना ली है, लेकिन वहाँ पर सबकी टेस्टिंग या चेकिंग करना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अभी जो 4 या 5 तारीख से जब हम अनुमान लगा रहे हैं कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगी, तो उसकी सारी व्यवस्था है जो बॉर्डर है बॉर्डर पे करेंगे। तो सभी जितने भी तमाम बसें हैं या और प्राइवेट व्हीकल्स है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में अप्रैल महीने से कुंभ मेले की शुरुआत होने के बाद दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों की कोविड जांच का कार्य नारसन बॉर्डर पर फिर से शुरू हो गया। आपको बता दें कि नारसन चेक पोस्ट पर सभी लोगों की कोविड जांच की जा रही है। पिछले करीब 2 सप्ताह से नारसन बॉर्डर पर कोविड की रेगुलर जांच नहीं हो रही थी, केवल गंगा स्नान के दौरान ही कोविड जांच का कार्य किया जा रहा था। लेकिन अब शासन के आदेश के आने के बाद एक बार फिर से बॉर्डर पर प्रतिदिन जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। नारसन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस और फोर्स का इंतजाम भी किया गया है, और इस बार सरकारी केंद्रों के साथ साथ प्राइवेट केंद्र पर भी जांच की जा रही है। बताते चले, जांच सेंटर कम होने की वजह से लोगों को काफी यहां समय भी व्यतीत करना पड़ रहा है।
ये नारसन बॉर्डर पे परसों शाम से जो है सैंपलिंग का काम चल रहा है। तो हमारी सरकारी टीम भी बैठी है और प्रिफर्ड लैब वाले जो हमारे प्राइवेट लैब्स हैं उन लोग के द्वारा भी सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। तो लगातार सैंपलिंग चल रही है और अगर कोई केस पॉजिटिव आता है इसमें तो हम उसको यहीं से वापस भेज रहे हैं उसकी मूल स्थान पे। तो व्यवस्था ये है कि अब बाकी सैंपलिंग एकदम लगातार चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंटीजन टेस्टिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जो बाहर से आ रहे पहले उनसे रिपोर्ट मांगे, अगर उनकी 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट है तब तो हम उसके आधार पर तय करते हैं कि उनको आगे जाना है नहीं जाना है, और नहीं है तो यहाँ टेस्ट करा के फिर हम डिसाइड करते हैं कैसे उनको आगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब उत्तराखंड के विकासनगर की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार अब 7 राज्यों से आए व्यक्तियों को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। उत्तराखंड की अंतिम सीमा हिमाचल राज्य से सटे प्रदेश की कुल्हाल चेक पोस्ट पर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। कोरोना के चलते बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन लोगों के अंदर कोरोना वायरस का डर मानो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते ही कुल्हाल चेक पोस्ट पर पुलिस के जवान तपती धूप में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को रोककर कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि लोग पुलिस के रोकने के बाद भी रुकने को तैयार नहीं है और जबरदस्ती ही उत्तराखंड सीमा में बिना कोरोना जांच के ही प्रवेश कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्रदेश से आने वाले वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है। यदि इनके पास कोरोना की रिपोर्ट है पिछले 72 घंटों की नेगेटिव की तो अंदर एंट्री करनी दी जा रही है। अगर रिपोर्ट नहीं है तो उनको जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठी है उनके द्वारा चेक किया जा रहा है RT-PCR और तदुपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों को आज से कोरोना की NT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें, उधम सिंह नगर जिले के रामपुर बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बताते चले इस दौरान बाहरी जिलों से आ रहे लोगों की NT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार से मिले निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी और साथ ही साथ राजस्थान से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। तो आज से लोगों को अपने साथ कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी लानी होगी, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, जिसे देखते हुए ही अब RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। आपको बता दें, इस दरमियान राज्य सरकार से मिले निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली से आने वाले लोग हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु ऐसे राज्यों से आने वाले लोगों का जो RT-PCR रिपोर्ट है वो चेक किया जाए। आपको बताते चले, लगातार देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां एक निजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस को लेकर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, छात्रों ने कहा है कि प्रबंधन द्वारा फीस के मामले में मनमानी की जा रही है और सरकार ने कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस वसूलने के ही आदेश जारी किए थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन उनसे पूरे साल की बिल्डिंग, एग्जाम आदि की फीस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और इनकार करने पर छात्रों को डंडे मारकर कॉलेज से भी बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें, छात्रों ने प्रदर्शन के बाद इस बार SDM को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की भी मांग की। हमें स्कूल से डंडे मार कर बाहर निकाल दिया गया। हम ये सारे बच्चे यहाँ पर SDM साहब के पास आए हैं कि हमारी यहाँ बात रखी जाए। क्या वजह रही, क्यों पिटाई की आपकी? हमें ये पिटाई की कि 200 रुपये फाइल के मांग रहे थे और क्या 100-150 रुपये प्रैक्टिकल के मांग रहे थे, इसलिए हमें डंडे मार कर बाहर निकाल दिया गया स्कूल से सब बच्चों को। सिर्फ फीस पर लिखा है 9,050 रुपये जमा करो, कभी भी जमा कर सकते हो, पूरे जमा करने हैं। और वहाँ पर पानी की सुविधा कभी भी नहीं है, पानी तो पीने को मिलता ही नहीं जी कभी वहाँ। पंखे चलते नलके का वहाँ पानी मिलता है, वाटर कूलर का भी सुविधा नहीं है। वाटर कूलर की अपने घर से पानी लो के चलते हमसे बिल्डिंग फीस भी वसूली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी फीस भी वसूली जा रही है, जबकि सरकार ने कहा था बिल्डिंग फीस अलाउ नहीं होगी, ओनली ट्यूशन फीस अलाउ होगी। फिर क्या हुआ? प्रैक्टिकल फीस भी अलग से ली जा रही है, 200 रुपये अलग से दो, प्रैक्टिकल फाइल अलग से दो। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो हमें डंडे मारकर बाहर निकाल दिया गया। हमें स्कूल से डंडे मार कर बाहर निकाल दिया गया।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी। गोविंद, क्योंकि छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं कॉलेज प्रबंधन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी सुरभि, बताना चाहूंगा, एक निजी कॉलेज के कुछ छात्र जो है आज तहसील मुख्यालय पर पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर से कहना था कि स्कूल की मनमानी के चलते जो है कॉलेज के प्रशासन जो छात्रों का उत्पीड़न करे, मनमानी जो फीस वसूल रहे हैं, साथ ही वह बिल्डिंग फीस के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर आज जो है दर्जन भर छात्र जो है तहसील मुख्यालय पर पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर एसडीएम से गुहार लगाई है। जी सुरभि। गोविंद, इस दरमियान ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों ने एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, और प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है इसके बाद? सुरभि, बिल्कुल ये बात सही है कि जब आज छात्र जो तहसील मुख्यालय पर पहुंचे और सैकड़ों दर्जन भर छात्रों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने कि मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना पत्र लेकर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया, तभी वहां से जो छात्र जो बैरिंग लौटे। जी सुरभि। जी बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंद। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां सितारगंज पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के समस्त वन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने चंदन प्रकाश के राजकीय सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर उनको शुभकामनाओं सहित विदाई दी। आपको बता दें, इस दौरान उनकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की लोगों ने कामना भी की है। बताते चले कि राजकीय सेवा में उनके द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 1989 को वन विभाग में वन रक्षक के रूप में तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी से अपनी सेवा प्रारंभ की थी, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड विभाग द्वारा 9 सितंबर 2014 को वन दरोगा के पद पर इनकी पदोन्नति भी हुई थी। जो भी व्यक्ति जिस विभाग में रहता है उस विभाग में अपनी ईमानदारी से काम करेगा तो वो ईमानदारी उसको कहीं न कहीं उसके सामने में आएगी, और जो है हर काम को अच्छे ढंग से अच्छी ईमानदारी से करना चाहिए, तभी उसके अपने हित होगा और अब उसी के साथ अपने जीवन आगे अच्छी ढंग से चलाते हैं। हमारे वन दरोगा चंद्र प्रकाश जी हैं, ये बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के जो व्यक्ति हैं। उनके द्वारा विभाग में अपनी उत्कृष्ट सेवा देकर इस विभाग का मान बढ़ाया है। मैं इनके भावी जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, और दुख है मुझे कि इन जैसा कर्मचारी रिटायरमेंट होकर खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब उत्तराखंड के टिहरी से, जहां रानी चौरी में टिहरी वन प्रभाग द्वारा वर्ल्ड वॉचिंग के माध्यम से अन्य प्रदेशों से आए स्कूली बच्चों को ट्रैकिंग रूट पर घुमाया गया। आपको बता दें, पक्षियों और प्रकृति से किस रूप से इंसान को जुड़ना चाहिए, इस बात पर टिहरी वन प्रभाग के चीफ अधिकारी आशीष डिमरी ने कहा है कि हमारा बच्चों को घुमाने का पहले से ही प्रयोजन था, ताकि वन विभाग वन जंतुओं, उन पक्षियों, वन संपदा से हर आदमी का लगाव हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम अप्रैल महीने में और भी ऐसे बच्चों को प्रकृति से जुड़ना सिखाएंगे। जितेंद्र सिंह वर्ल्ड वॉचिंग गाइड ने यह भी कहा है कि वर्ल्ड से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो हमारा आज पहला वो चूँकि फॉरेस्ट्री कॉलेज है, फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं, इनका एक सब्जेक्ट भी है, ये इस चीज़ में काम भी करते हैं, तो हमने पहले शुरुआत यहाँ से की है। इनमें से भी बच्चे आगे स्क्रीन आउट करके हम अप्रैल में जून में इनका एक थोड़ा सा इस तरीके के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करेंगे, ताकि ओरिएंटेशन होता रहे और बच्चे इस चीज़ में जिनकी ज़्यादा रुचि है वो आगे बढ़ सकें और इसको अपने एक कैरियर के रूप में या एक उस तरीके से अपना ऑप्ट कर सकें। मान लिए तो सभी पक्षी हैं, मैं नेचर से रिलेटिव हूँ, तो मेरे लिए एक चींटी से लेके सर्फ हूँ, हम सब मतलब उनको एक लवर हैं, एक नेचर लवर हैं। और बर्ड्स है, बर्ड्स को अभी इनको बताया कि बर्ड्स मतलब हमारे किस टाइप में, एक तो ये पोलिनेशन का काम करती है और सीड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीड को इधर उधर फैलाती है, और ये एक फन का जरिया भी है, और मतलब कई सारी चीज़ें हैं हमें जो बर्ड से सीखने को मिलता है, और एक अलग ही मतलब एक जरिया है ये, और एक लाइवलीहुड का भी जरिया। तो वहीं खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध रूप से की जा रही पैसों की मांग की शिकायतों के बाद डीएम ने जिला अस्पताल की अनियमितताओं की जांच बैठक की है। आपको बता दें कि डीएम ने इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति को गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये समिति 1 सप्ताह के अंदर ही जिला अधिकारी को जांच रिपोर्ट भी सौंपेगी। दरअसल चिकित्सालय प्रशासन की अनेक शिकायतें लगातार डीएम के संज्ञान में आ रही थी, जिसके बाद मरीज
के पास आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी अधिकृत रूप से धनराशि की मांग करने सहित प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मरीजों को दवाइयां और उपकरण इत्यादि सामग्री क्रय करवाना, मरीजों को अनावश्यक रूप से उच्च सेंटर संदर्भित किए जाने आदि की शिकायतें काफी दिनों से डीएम को दी जा रही थी, जिसके बाद डीएम ने कहा है कि जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिनके पास हमारा गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उनसे धनराशि की डिमांड करी जा रही है या बाहर की दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब करी जा रही हैं या फिर अननेसेसरीली रेफ़र किया जा रहा है, तो ये सीरियस प्रकृति के और स्वास्थ्य जैसे विषय में लापरवाही के इश्यूज़ प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ और सीएमएस की एक जॉइंट जांच समिति बना के इस पे जांच के और इस पे उसको पता करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के टिहरी की, जहां गजा तहसील के सस्ता गोदाम डीलर एसोसिएशन की बैठक में विभिन्न लंबित समस्याओं पर चर्चा हुई है, जिसके बाद उन्होंने शासन प्रशासन से समस्याओं के निवारण की मांग की है। आपको बता दें, बुधवार को गजा में आयोजित गोदाम डीलरों की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड काल में बांटे गए राशन का भांडा और लाभांश का भुगतान करने, राज्य खाद्य योजना में भी राष्ट्र खाद्य योजना के तहत लाभ दिए जाने, गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इस्तेमाल करने, सस्ता गल्ला विक्रेताओं को हर महीने 20,000 रुपए मानदेय देने और गोदाम में कटे फटे कट्टों पर रोक लगाने की मांग की गई। हमारी मांग ये थी कि अभी विगत जो है कोरोना काल में जो है हमने जो है निःशुल्क राशन वितरित की है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक उसका हमें न तो कोई भाड़ा मिला है न कोई लाभांश। तो सबसे पहले तो मेरी जो है ये शासन से जो है मांग है कि ये जो है हमारी इस भाड़े को लाभांश का शीघ्र भुगतान किया जाए। और अपने DSO साहब से एक गुहार लगा चुके हैं कि हमें जो है गोदाम में कांटे की व्यवस्था चाहिए, लेकिन जब जाए तो सीधी एक बात करते हैं, जी DSO साहब से पता करो। DSO साहब के पास जाते हैं, DSO साहब बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है। हमने मुख्यमंत्री तक इस चीज़ का प्रावधान रखा, मुख्यमंत्री बोलती है हमारे पास बजट नहीं है, जैसे बजट आएगा हम आपको जो है गोदामों में तराजू जो है। तो वहीं अगली खबर टिहरी से है, जहां आग लगने से घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे धरवल गांव के निवासियों ने आसपास के क्षेत्र में लगी आग को बुझाने और प्रभावित परिवार का हालचाल जाना है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम द्वारा प्रभावित परिवार का हालचाल जाना गया, जिसके बाद राजस्व उप निरीक्षक रविंद्र कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। साथ ही हर संभव मदद का भी उन्होंने भरोसा दिया है। खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।